हम्म। बेटे थोड़ा सा ये मैंने आगे करवाया था, उसको एक बारी आप समझ सकते हो। आइडियल, रियल ट्रांसफॉर्मर एंड एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। Okay, we have done what is transformer. If we just have a look at it, we have done that transformer is used to increase or decrease alternating current. It cannot increase or decrease current. ये दो तरह के होते हैं स्टेप अप। जो स्टेप अप वो है जो वोल्टेज को बढ़ाए, और स्टेप डाउन वो है जो वोल्टेज को घटाए। कंस्ट्रक्शन, ये हमारी कंस्ट्रक्शन होती है। इसमें ये जो कोर के अंदर लाइंस हैं पतली पतली, ये जो रूल बनाई होती है, दे इंडिकेट दैट कोर इज लैमिनेटेड। ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप प्राइमरी से बदलता हुआ करंट लगाओगे तो फिर सेकेंडरी में, सॉरी प्राइमरी में फील्ड बदलेगा, फ्लक्स बदलेगी, कोर उस फ्लक्स को सेकेंडरी तक पास ऑन करेगा, फिर सेकेंडरी में फ्लक्स के बदलने की वजह से आउटपुट मिलेगा। अगर हम यहाँ पर डीसी लगाते हैं तो फिर ये करंट कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, फ्लक्स कांस्टेंट होगी, इस साइड भी फ्लक्स कांस्टेंट होगी, और इस साइड ईएमएफ पैदा नहीं। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो हम यहाँ पर डीसी लगाए और यहाँ पर एक बल्ब लगाए और यहाँ एक की लगाए। अगर हम इस की को कंटिन्यूअसली टैप करते रहे तो ये बल्ब ग्लो करे। डीसी लगी हुई है फिर भी बल्ब ग्लो करे। क्यों? क्योंकि बेटे जब हम टैप करेंगे, सर्किट क्लोज करेंगे, तो थोड़ी देर के लिए करंट बढ़ेगा। जब की को ओपन कर देंगे तो थोड़ी देर के लिए करंट घटेगा। क्योंकि हम बार बार की को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो हम इनपुट करंट को कांस्टेंट रहने ही नहीं, तो इसलिए बल्ब ग्लो करेगा। और अगर हम की को बार बार टैप नहीं भी करें, एक बार भी टैप करें, तो मोमेंटरली तो ग्लो करेगा फिर ऑफ। ठीक है जी। फिर वर्किंग है। वर्किंग में हम थ्योरी में हम सबसे पहले तो एज्यूम करते हैं देयर इज नो फ्लक्स लॉस, और फॉर्मूला डिराइव करते हैं E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1 इज इक्वल टू के इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर रेशो या टर्न्स रेशो। तो टर्न्स रेशो से ये याद रखना चाहिए कि ये कभी भी N1/N2 नहीं होता है, ये N2/N1 ही। ठीक है जी। आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज इज ट्रांसफॉर्मर रेशो। फिर एज्यूम देयर इज नो पावर लॉस, और हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन आ जाता है। फिर एक्चुअल में ऐसा तो नहीं होता, कुछ तो लॉस होंगे। अब हम बात कर रहे हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की, रियल ट्रांसफार्मर की और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, और आउटपुट पावर होती है इनपुट माइनस लॉस। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला बना 1 - पावर लॉस बटे पावर इनपुट, या सिंपली आउटपुट बटे इनपुट। आइडियल ट्रांसफार्मर में लॉस होगा नहीं, एफिशिएंसी 100% होगी। रियल ट्रांसफार्मर में लॉसेस होंगे, एफिशिएंसी 100% नहीं। आपसे पूछे जा सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में लॉसेस कौन कौन से होते हैं, मेन लॉसेस, और हम उन्हें मिनिमाइज कैसे करें। इट इज पार्ट ऑफ सिलेबस एंड वी कंसीडर दिस स्मॉल सेक्शन एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
The first very important loss is hysteresis loss. Hysteresis is not in syllabus, but hysteresis loss is in syllabus. And frankly speaking, if they are asking you to mention only 2 losses, सबसे टॉप पे hysteresis loss. ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हम एसी लगाते, करंट मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से, मतलब करंट मैग्नेटिज्म के बराबर होता है, तो नेगेटिव फील्ड डीमैग्नेटिज्म के बराबर। अगर पॉजिटिव करंट कोर को मैग्नेटाइज कर रहा है, तो नेगेटिव करंट हम बोलते हैं कोर को डीमैग्नेटाइज कर। अगर हम किसी को बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करें, तो उसमें एक लॉस आना शुरू हो जाता है, नोन एज हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है जी, राइट। इट इज अ टाइप ऑफ फ्लक्स लॉस. It occurs due to repeated magnetization and demagnetization of core. It can be minimized by using soft iron or ferromagnetic core. This also explains why the core of transformer should be soft iron, should be of soft iron, or should be of ferromagnetic material. Okay. Second loss is, again not in syllabus, but very important loss, eddy current losses. Eddy currents induced currents ही होती है, फैराडे लॉ, ये लेंजस लॉ को ओबे करती है। ठीक है, इनका जो ओरिजिन है वो भी d5/dt ही है, मींस ये फैराडे लॉ को भी ओबे करती हैं, ये लेंजस लॉ को भी ओबे करती हैं, लेकिन ये इंड्यूस करंट से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपका मोबाइल चार्जर जो गर्म होता है, उसकी वजह एडी करंट से। अगर हम इसको मिनिमाइज नहीं करेंगे, इसको और हिस्टेरेसिस, तो समझ लीजिए कि आपका भट्ठा भी बैठ सकता। ओके, ठीक है जी। ट्रांसफार्मर जो हमारे कॉलोनी के ट्रांसफार्मर है, उसका टेम्परेचर तो इजीली कई डिग्री सेल्सियस, और उसमें कूलेंट ऑयल भी डलता है ताकि वो ठंडा रहे, राइट। एडी करंट्स को खत्म नहीं किया जा सकता। एडी करंट 2 तरह से नुकसान देती है, एक तो हीट प्रोड्यूस करती है, हीट का मतलब एनर्जी लॉस, एनर्जी मतलब पावर लॉस। आप बोल रहे हो कि इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, अब एनर्जी आपके घर की है नहीं, अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो कुछ तो आउटपुट कम हो, नंबर 1। नंबर 2, ये कोर को गर्म कर देती है, गर्म कर देने से हम पढ़ेंगे कि कोर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम होगा। यानी कोर का काम क्या था, प्राइमरी की फ्लक्स उठाकर सेकेंडरी को एज इट इज, लेकिन अगर कोर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम हो गई तो वो सारी फ्लक्स उठाकर सेकेंडरी को नहीं, तो इसलिए डबल लॉस, एनर्जी का भी और फ्लक्स का। एडी करंट्स को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, उन्हें बस मिनिमाइज किया जा सकता है, और मिनिमाइज करने के लिए हम कोर को लेमिनेट करते हैं। लेमिनेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, लेट्स नॉट डिस्कस इट राइट नाउ। इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ड, इट कैन बी रिमेंबर्ड। व्हाई कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड? टू मिनिमाइज, एलिमिनेट मत लिख देना, या टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। तीसरा है फ्लक्स लॉस और कोर लॉस। हम यही मान के चल रहे हैं कि कोर अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, और इसीलिए हम फेरोमैग्नेटिक लेते हैं, लेकिन 100% इनपुट की फ्लक्स आउटपुट तक ले जाने का काम कोर नहीं करता। ठीक, तो जो भी फ्लक्स की लीकेज हो रही है, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स लॉस, कोर लॉस, एक्सेट्रा। फिर डी ओमिक लॉस या कॉपर लॉस,
ये पहले भी शायद मैंने एक बार बात करी है। ठीक है, अब जो प्राइमरी वाइंडिंग्स है उनमें भी तो हीट प्रोड्यूस होगी, वो भी तो गर्म होंगी। ठीक है, वो जो एनर्जी लॉस है वो आई स्क्वायर आर लॉस कहलाता है, ओमिक लॉस कहलाता है। कॉपर वायर यूज करो कम। अगर आप ये सारी बातें ठीक कर दो तो चेक हेयर एफिशिएंसी ऑफ रियल ट्रांसफार्मर, यानी कि हिंदुस्तान में पॉसिबल नहीं है, क्लोज टू 98 to 99%. Transformer is a highly efficient AC device. You just need to take care about few losses. इसके अलावा भी दो तीन हैं, बट ये मेन लॉसेस। फिर न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल में फॉर्मूला ये है, V2/V1। यस मैम। हाँ जी मैम। हाँ जी। तो मैंने तो अभी कोई भेजी नहीं है आपको। ओके। मैं एक बार, आपको कौन सी चाहिए? तो फॉर्मूला, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है, लेकिन अगर लॉसेस हैं तो क्या करें? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, अगर रियल ट्रांसफार्मर है तो पहले वाला फॉर्मूला वैलिड, ये वाला फॉर्मूला वैलिड। ठीक है, यानी हम ये तो मान के चलते हैं कि प्राइमरी की फ्लक्स सेकेंडरी के फ्लक्स के साथ बराबर लेते हैं, यानी हम फ्लक्स लॉस को इग्नोर करते हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज पावर। तो अगर हमें एफिशिएंसी दी गई होती है तो हम पावर वाले कॉन्सेप्ट को तो अलग से यूज करते हैं, रेस्ट हम अलग से यूज करते हैं। ठीक, लिखिए क्वेश्चन। हाँ बेटा, क्या ना, पेज अराउंड 1.5। मुझे भी छोड़ दो। क्यों? तुझे तो और ज्यादा छूटने पड़ेंगे। फटाफट शुरू करो बेटा। क्वेश्चन, a step up transformer uses turns ratio 1:10. The power input to primary is 2 kilowatt at 200 volt. Calculate V output, I output if efficiency is equal to 100%. वाई है सर? कौन सा? ये थोड़ा और पास रखो, एफिशिएंसी ईटा। बेटे, ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस में एक हल्की सी डायग्राम
बना लेनी चाहिए। एंड इट डजंट मैटर कि यहाँ हमने कोर कैसा बना। A step-up transformer uses turns ratio 1:10, यानी N1 में 1 टर्न है और N2 में 10 टर्न है। ठीक है जी। नेक्स्ट ये कहता है पावर इनपुट टू प्राइमरी, इस साइड 2 किलोवाट है। थोड़ा अगर हम आराम से डायग्राम भी बना लें तो सारी वैल्यू यहाँ लिखी है, राइट। हमें यहाँ पर V2 चाहिए, हमें यहाँ पर I2 चाहिए। दिस इज व्हाट वी रिक्वायर। डाटा हमसे मिस तो नहीं हुआ? मिस हुआ है। द पावर इनपुट टू प्राइमरी इज 2 किलोवाट एट 200 वोल्ट। V1 भी दे रखा। तो सबसे पहली चीज आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर 2 किलोवाट, क्योंकि आइडियल है। Yes. ठीक है जी। नंबर 2, P1, सॉरी, V2 बटे V1 इज N2 बटे N1। क्लियर? V1 कितना है? 200। N2 कितना है? 10/1। तो V2 कितना हो गया? 2000 वोल्ट। समझ आ गया? अब बेटे P2 2000 वॉट है और P2 किसके बराबर होता है? तो I2 किसके बराबर? 1 है। समझ आ गया? नेक्स्ट, a transformer used to power 60-watt step down transformer. A step up transformer (220 volt AC), 11,000 volt AC. Primary coil has 500 tons. Calculate
number of tons in second. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, 220 वोल्ट की इनपुट है, 11,000 वोल्ट की आउटपुट है। प्राइमरी में 500 टन्स हैं, सेकेंडरी में टन्स निकालिए। आई होप हो जाना चाहिए। ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ टाउन विद द डिमांड। बेटे ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफ क्वेश्चन। बाकी तो घूम फिर के उसी टाइप के आ जाते हैं। ठीक है जी। एफिशिएंसी दी हो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, वरना नहीं। एक टाउन है, सिटी है, कुछ भी मान लीजिए, उसकी डिमांड है 880 किलोवाट एट 230 वोल्ट। अब जैसे हमारी कॉलोनी को टाउन मान, ठीक है, हर कॉलोनी के लिए एक अलग ट्रांसफार्मर। मान लो एक कॉलोनी की 880 किलोवाट की डिमांड है, 230 वोल्ट। इट इज फुलफिल्ड using step down transformer of 4,000, sorry, yes, कहता है इस शहर के या इस सिटी या इस कॉलोनी के इस टाउन के बाहर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाओ जिससे इसको ये इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जैसे हमारी कॉलोनी के बाहर लगा। ये अलग बात है कि वो स्टेप डाउन नहीं, वो 1:1। उसके उस तरफ जितनी वोल्टेज है उतनी ही वोल्टेज इस तरफ। वो नाइदर स्टेप अप है नो स्टेप डाउन। लेकिन फिलहाल हम इसकी बात अलग कर। द टाउन गेट्स सप्लाई फ्रॉम generating station located पंद्रह किलोमीटर अवे थ्रू टू वायर्स of capital R, half ohm per kilometer.
ठीक है जी। द स्टेशन generates power at 1100 वोल्ट। बहुत लंबी कहानी लिखी हुई है। फाइंड ए पार्ट। पावर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ऑफ एसी। बी पार्ट, द मिनिमम पावर स्टेशन मस्ट ट्रांसमिट। ओके। एस्टिमेट स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर required at station। बड़ी लंबी कहानी है, आइए समझते हैं। और ये कहानी एक्चुअल कहानी है कि इलेक्ट्रिसिटी आपके पास भाखड़ा नंगल डैम से कैसे पहुंचती। बेटे ये मान लो जनरेटिंग स्टेशन, ऊपर मैंने कुछ जगह छोड़ रखी है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, भाखड़ा नंगल डैम generate electricity at 1100 volt. Let us say generating station is Bhakhra Nangal Dam. According to question, Bhakhra Nangal Dam increases the voltage using a step-up transformer. Then, with the help of two electrical cables, the electricity is transmitted. The resistance of cable is half ohm per kilometer. The distance is 15 kilometer. भाखड़नंगल डैम का डिस्टेंस यहां से 365 किलोमीटर। यहां पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू दे रखी है 4000। मेक इट 44 just to make calculation easier. से 230 वोल्ट आई थी। और फिर हम इसको टाउन को सप्लाई करते। टाउन की डिमांड कितनी है? 880 किलोवाट। याद रखो, ट्रांसफार्मर पावर के साथ छेड़खानी नहीं करता। तो अगर ट्रांसफार्मर के इस तरफ 880 है तो ग्रीन साइड पर कितनी है? 880। हम सबसे पहले क्या करेंगे,
चलिए डायग्राम बाद में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे रेजिस्टेंस ऑफ वायर्स। हो सकता है आपने ड्राइविंग करते वक्त, दिल्ली जाते वक्त, कहीं भी जाते वक्त खेतों में ऊंचे ऊंचे टावर देखे। उनको हम बोलते हैं OHT, ओवरहेड ट्रांसमिशन। अब कई बार मजाक में भी बोलते हैं कि जब हमें समझ में नहीं आता ना, तो उस चीजें हमारे सर के ऊपर से निकलेंगी। OHT, ओवरहेड ट्रांसमिशन। कितनी है बेटा? 0.5 ओम पर किलोमीटर इंटू 2 वायर्स। रिमेंबर 2 वायर्स, तो कुल मिलाकर 15 ओम रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है जी, ये पैरेलल में नहीं काउंट, ये सीरीज में काउंट। जितनी वायर उतनी इलेक्ट्रिसिटी। फिर हम निकालेंगे करंट इन वायर्स। एक बार अच्छे से समझ लो, करंट इन वायर के लिए ये वाली पावर ली जाएगी, या यूं कह लो ये वाली पावर ली जाएगी, और ये वाली वोल्टेज जो इन वायर से उतर रही। वायर से कितनी वॉट उतर रही है और कितने वोल्ट पर उतर, 200 एम्पियर। ठीक है जी, यानी इन वायर में कितना करंट है? 200 एम्पियर। आप पहले आंसर लिखना शुरू करो, डायग्राम बात में। राइट। रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिटिंग वायर 15 ओम, करंट इन ट्रांसमिटिंग वायर 200 एम्पियर। अब पहला से पावर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, I²R। इतने किलोवाट का पावर लॉस। ठीक है जी, रिमेंबर जनरेटिंग स्टेशन सिर्फ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर जनरेटिंग स्टेशन से हम तक पहुंचने में 600 किलोवाट का लॉस। बी पार्ट, पावर दैट नीड्स टू बी ट्रांसमिटेड। अब मान लो आपको बॉम्बे जाकर 880 रुपए किसी को देने हैं, लेकिन बॉम्बे जाने तक का किराया 600 है, खर्चा पानी। तो फिर आप कितने रुपए लेकर चलो? जनरेटिंग स्टेशन कितनी पावर बेचेगा? 1480 मिनिमम। उसमें से 600 का लॉस हो जाएगा, पहुंचेगी कितनी? 880, जो उनकी रिक्वायरमेंट है। अब सोच के देखो, जनरेटिंग स्टेशन उस कॉलोनी के लिए बिजली का बिल कितने पावर का बनता है? 880 का या 1480? 880।
ठीक है कि नहीं। मान लेते हैं ये 600 की जगह 880 ही है, यानी टोटल डबल भेजनी पड़ती है। यानी अगर जनरेटिंग स्टेशन ने 5 रुपए के हिसाब से बिल बनाया तो कॉलोनी वालों को 10 रुपए के हिसाब से पड़ेगा। नो प्रॉफिट नो लॉस। इतना पावर लॉस अगर ट्रांसमिशन है तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। रिमेंबर बाखरनगर डैम 365 किलोमीटर दूर है, समझे। ये सेटअप वायबल नहीं है, प्रैक्टिकली वायबल नहीं है। बट एनीवे फिलहाल हम सी पार्ट भी कर लेते हैं। सी पार्ट में हमें ये वाली साइड तो पता है 1100, यहां कितनी वोल्टेज होनी चाहिए वो नहीं, लेकिन यहां पता है कि 4400 चाहिए। हम फिर वही काम करेंगे, इन वायर के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप निकालें जो 3000 वोल्ट आए। यानी जैसे अभी हमने पावर का नुकसान निकाला 600 वॉट, हम निकालेंगे कि इस वायर में, हाँ राजीव, इन वायर में कितना, क्या बोलते हैं, वोल्टेज का ड्रॉप। वोल्टेज का ड्रॉप वही होता है, लिखो पोटेंशियल ड्रॉप इन ट्रांसमिटिंग वायर। IR 200 एम्पियर का करंट है, तो हमें जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए वो बेटे 7400, 1100 वोल्ट से 7400 वोल्ट का चाहिए। समझ आ गया। लिखो, रिपीट, if transformer used हाँ बोल, हाँ अच्छा, हाँ गाड़ी की डिक्की में इज कितना 4400 था ना, उसमें 2 जीरो और लगा। अब बेटे आप, यानी हमने वोल्टेज 100 टाइम कर, 4400 था, पहले वाली वोल्टेज से 100 गुना बढ़ा। तो बताओ अब वायर में करंट कितना रह गया, 200 की जगह 2 एम्पियर हो गया। पावर लॉस कितनी हो गई, I²R। सर जी सिर्फ 60 वॉट की पावर लॉस है। तो अब बताओ कितनी पावर ट्रांसमिट करनी पड़ेगी, 880.06 किलो, इतनी ही। ठीक है जी। तो बताओ बेटर कौन सी ट्रांसमिशन है, एट वेरी हाई वोल्टेज और एट अ नॉर्मल वोल्टेज। एट अ वेरी हाई वोल्टेज, जितनी ज्यादा हाई वोल्टेज पर हम ट्रांसमिशन करेंगे उतना बेटर। ठीक है जी, डोंट वरी, विल कम बैक। क्लियर है। देयर आर two ways, it is a question,
to transmit एक दो तीन चार पांच वॉट, एक दो तीन चार वोल्ट एंड 100 एम्पियर। प्रोडक्ट यही बनना चाहिए। और दूसरा बताओ इनमें से कौन सा बेटर है। और हो सकता है बेटा, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, कि आपको करंट दिया ही ना गया। और वो क्यों दे, वोल्टेज दे रहा है। जवाब क्या होगा, जितनी ज्यादा वोल्टेज। सेकंड केस में कितनी ज्यादा वोल्टेज है। लो सर, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। 1000 गुना ज्यादा वोल्टेज। ठीक है जी। इन सेकंड केस फिलहाल मैं लिख रहा हूं, लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं है कि करंट दिया गया हो। करंट कितना है, 1/1000 ऑफ I1। तो पावर लॉस 10⁻⁻6 ऑफ फर्स्ट। करंट जितना कम होगा, पावर लॉस उसका स्क्वायर कम होगा, क्योंकि पावर लॉस इज I²R। समझ आ गया। OHT क्या बताया था। OHT ओवरहेड ट्रांसमिशन ऑफ AC is done at very high voltage। शॉर्टेस्ट आंसर क्या है, जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उतना करंट छोटा होगा। समझे। अगर हम 100 टाइम्स वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट 100 टाइम्स कम होता है, पावर उसका भी स्क्वायर टाइम्स कम होता है। आपको हिंट दे दूं, बाखड़ा। इनफैक्ट it is wrong to write Bakhra Nangal Dam, because electricity is produced at Bakhra Nangal Dam, not by Bakhra। हम बेटे प्रोड्यूस करते हैं 1100 वोल्ट के। बाखड़ा नदी है, नदी के एक लेफ्ट बैंक है, लेफ्ट बैंक मतलब लेफ्ट किनारा, राइट किनारा। तो दोनों तरफ हमने पावर स्टेशन लगा रखे, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक। और लेफ्ट बैंक और राइट बैंक अंडरग्राउंड टनल से कनेक्टेड है। वर्कर्स और इंजीनियर्स कैन डू। दोनों में 6 जनरेटिंग स्टेशन लगे हुए। वन जनरेटिंग स्टेशन इज कॉल्ड 1 यूनिट। ठीक है जी।
इन लेट अस से 1995, जो लेफ्ट वाला था उसमें पर यूनिट, एक यूनिट तकरीबन 20 मेगावाट की प्रोडक्शन करता था। तो 120 मेगावाट की, ठीक है जी, मेगावाट होता है मेगा जूल पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। राइट बैंक जर्मन टेक्नोलॉजी से बना था, उसमें हर यूनिट 25 मेगावाट प्रोड्यूस कर, यानी पर डे 150। और उस समय अपग्रेडिंग हो रही थी, लेफ्ट वाले को 20 से 25 ला रहे थे और उसको 25 से 30 लाने की कोशिश। ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है रफली एट 1100। वहां से इसको हम गंगोवाल कोटला ले आते हैं 15 किलोमीटर, जहां से स्टार्ट है सारा ट्रांसमिशन नेटवर्क। प्रोडक्शन कहीं और होती है, ट्रांसमिशन कहीं और। किस किस स्टेट को कितनी बिजली जानी है वो सारा गंगोवाल कोटला से डिसाइड, और ये ट्रांसमिट होती है 132 मेगावाट। एक झटके से इतनी ऊपर नहीं लेके जाते, 1 2 3 4 5 6। अब तुम सोच लो कितने ज्यादा हमने वोल्टेज बढ़ा, तो कितना कम करंट उन वायर्स में होता। ठीक है, क्लियर है ये चीज? राइट। अच्छा, जो आप में भी मैंने बताया है या नहीं बताया है, जो टावर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल टावर्स खेतों में लगे होते हैं, उनके डिजाइन पहले से तय होते हैं कि इतनी हाई वोल्टेज के लिए ये डिजाइन लगेगा। ठीक है, राइट। ये नहीं है कि आप कोई भी डिजाइन का टावर लगा सकते। यू कैन इजिली गूगल दैट डिजाइन ऑफ टावर एंड द वोल्टेज इट कैरीज। ओके, ठीक है। तो why electricity is transmitted at very high voltages? जितनी ज्यादा हाई वोल्टेज होगी उतना कम करंट होगा। अब आपके सामने है, मैं इसको 1100 से डिवाइड करूंगा तो बहुत ज्यादा हमने वोल्टेज को बढ़ा दिया। ठीक है, मान लो 10 की पावर 6 टाइम्स कर दिया, तो करंट 10 की पावर 6 टाइम्स कम हो गया, और पावर लॉस 10 की पावर -12 टाइम्स। अब पावर क्या होता है? आई स्क्वायर आर। अब इसको थोड़ा पकड़ने की कोशिश करना। पावर होती है आई स्क्वायर आर। अब आई स्क्वायर का तो बट्ठा बैठ चुका है। सोचो अगर मैं रेजिस्टेंस 100 टाइम्स बढ़ा भी दूं तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला तो है नहीं। आप कहोगे बढ़ा दूं मतलब, व्हाट इज रेजिस्टेंस? रो एल अपॉन एरिया। हम क्या करते हैं, कॉपर की जगह एल्युमिनियम यूज करते हैं। कॉपर हैज लेसर रेजिस्टिविटी, एल्युमिनियम हैज मोर रेजिस्टिविटी। कॉपर इज एक्सपेंसिव, एल्युमिनियम इज लेस एक्सपेंसिव। एल्युमिनियम इज लाइटर, कॉपर इज हेवियर। तो कॉपर की अगर मुझे कनेक्टिंग वायर्स बनानी पड़ी, ट्रांसमिटिंग वायर, तो टावर बहुत थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लगाने पड़ेंगे, इतना वेट नहीं बर्दाश्त कर सकते, वायर बहुत ज्यादा झूल जाएंगी। दूसरा, एरिया में क्या कम कर दूंगा, एरिया में क्या करूंगा, कम कर दूंगा। एरिया कम करने से रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएंगी। कम करने का मतलब ये है कि वायर कैसी ली जाएंगी? पतली। पतली लेने का मतलब है मैंने कंजूसी कर ली एल्युमिनियम लेने में। अगर मैं इतना सा भी एक सूत भर का एल्युमिनियम भी बचाता हूं, तो सोचो कहां कहां इलेक्ट्रिकल वायर नहीं है। रोड नेटवर्क की लंबाई, ट्रेन नेटवर्क की लंबाई, एयर नेटवर्क की लंबाई, सारी लंबाइयां जोड़ दो, उससे ज्यादा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की लंबाई। So by increasing the resistance slightly, we can save lot of material. तो ये एक सेकेंडरी बेनिफिट है, बट हमें इसकी बात नहीं करनी। हमें सिर्फ इतना ही बोलना है कि हाउ ट्रांसफॉर्मर हेल्प इन, राइट, लॉसलेस या लेस लॉसी ट्रांसमिशन।
ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है एंड सो जितनी वोल्टेज बढ़ाएगा उतना करंट कम। ठीक है जी, अदर देन डाउट वी हैव फिनिश्ड एसी, राइट, कंप्लीट कर लो। इसकी डायग्राम बची हुई है, यहाँ से तो मैं बंद कर रहा हूँ।